वेलकम स्टूडेंट्स, मैं प्राध्यापक पुरुषोत्तम सुर्वे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर सुर्वे सर सिद्धांत क्लासेस अकोला। हम केमिकल काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं बच्चों। 43 सॉल्व हो गए, नीट चैंपियन का हमारा किताब है। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल को स्टार्ट करेंगे 44। ऐसे जो न्यूमेरिकल है ये थोड़े से हार्ड लेवल में गिने जाते हैं, इनकी लेवल थोड़ी सी क्या रहती है, हार्ड रहती है। मतलब बच्चों को कंसेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर होने चाहिए। देखिए अब मैं आराम से आपको ये न्यूमेरिकल समझा देता हूँ किस तरह से इसे सॉल्व करना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले अच्छे से इसे पढ़ लेंगे। क्या है, एट 300 केल्विन अ गैसियस रिएक्शन ए गिव्स बी प्लस सी, मतलब 1 मोल ऑफ ए गैस गिव्स 1 मोल ऑफ बी गैस एंड 1 मोल ऑफ सी गैस। मतलब 1 मोल गैस के बदले में हमें आखिरी में एट द एंड ऑफ रिएक्शन क्या मिल रहा है, 2 मोल ऑफ गैस मिल रहे। मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस रिएक्शन में क्या हो रहा है, दुगने हो रहे। बराबर है। ये कौन बता रहा है हमें, बैलेंस केमिकल रिएक्शन। दिस रिएक्शन वॉज फाउंड टू फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ओके, एक इंफॉर्मेशन दी हुई है हमें। Starting with pure A, the total pressure at the end of 20 minutes was found to be 100 mm of Hg। तो जब रिएक्शन शुरू हुई तो 20 मिनट हो गए। 20 मिनट के बाद हमने तीनों का प्रेशर मेजर किया तो तीनों का प्रेशर कितना आया बच्चों, 100 आया है। द टोटल प्रेशर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन इज 180 mm ऑफ Hg। जब रिएक्शन खत्म हो चुकी है, मतलब पूरा ये रिएक्ट हो चुका है, मतलब मैक्सिमम बी एंड सी तैयार हो चुका है, तब कहीं जाके टोटल प्रेशर कितना हुआ है, 180 हुआ है। अब ऐसे में हमें पूछा है कि व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की हमें वैल्यू पूछी गई है, तो हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ए निकालेंगे। तो टोटल प्रेशर जो है उसमें ए का कंट्रीब्यूशन कितना है वो हमें पूछा गया है। अब उसके लिए हम रिएक्शन लिखेंगे और फिर एक एक पॉइंट आपको समझा देंगे। तो देखिए सबसे पहले रिएक्शन लिख लेता हूं मैं। 1 मोल ऑफ ए गिव्स 1 मोल ऑफ बी गैस एंड 1 मोल ऑफ सी गैस। अब तीनों गैसियस रिएक्टेंट है, इसलिए मैंने पैरेंथेसिस में जी नहीं लिखा, वो आप समझ लेना कि तीनों क्या है, गैसेस है। अब देखिए शुरुआत में कितना प्रेशर है ए का, कहीं पे भी बताया नहीं। एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन व्हाट इज द प्रेशर ऑफ ए, बताया नहीं है, कुछ भी बताया नहीं है। शुरुआत में जो भी प्रेशर होगा बी का वो तैयारी नहीं हुए तो उनका प्रेशर कितना होगा भाई, 0 क्योंकि जो गैस है ही नहीं तो उसका टोटल प्रेशर में कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा, 0। इसलिए मैं बी और सी का सीना ठोक के बोल सकता हूँ शुरुआत में पार्शियल प्रेशर की वैल्यू कितनी होगी, 0। टोटल प्रेशर में उतना कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 0, क्योंकि वहां पे बी और सी है ही नहीं, सिर्फ कौन है, प्योर ए है। इसलिए जितना भी प्रेशर होगा वो पूरा का पूरा कौन कंट्रीब्यूट करेगा, ए। अब जब 20 मिनट के बाद की बात करते हैं हम, 20 मिनट के बाद, तो 20 मिनट के बाद कुछ तो भी ये रिएक्ट हुआ होगा, इसलिए जितना भी प्रेशर ऑफ ए हुआ उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जितना भी प्रेशर ऑफ ए होगा उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहे हैं। तो 20 मिनट में कुछ ना कुछ मोल ए के रिएक्ट हो जाएंगे, इसलिए ए के नंबर ऑफ मोल्स कम हो जाएंगे, तो उसका प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। वही बी और सी के कुछ मोल्स तैयार होंगे 20 मिनट में, तो उनका पार्शियल प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। अब वो 0 नहीं रहेगा, बराबर है। तो इनका पार्शियल प्रेशर बढ़ चुका होगा, जो भी है वो। एंड एट द एंड, तो एट द एंड ऑफ रिएक्शन क्या होगा बच्चों, टोटल प्रेशर उन्होंने हमें बताया है कितना है, 180 है। ये टोटल प्रेशर की वैल्यू है, कितना है, 180। एट द एंड ऑफ 20 टोटल प्रेशर कितना बताया बच्चों उन्होंने, 100। बस इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है। अब इतनी इंफॉर्मेशन से हमें क्या करना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए निकालना है। अब देखिए बच्चों इसको सॉल्व कैसे करना है। हम रिएक्शन के पास जाएंगे। 1 मोल ऑफ ए जब पूरा रिएक्ट होगा तो 2 मोल ऑफ गैसेस तैयार होंगे। मतलब एट द एंड ऑफ रिएक्शन हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कितने मिलेंगे, दुगने, बराबर है। समझो हमने 1 मोल ऑफ ए से रिएक्शन स्टार्ट की थी, 1 मोल ऑफ ए से रिएक्शन स्टार्ट की थी, तो एट द एंड ऑफ रिएक्शन हमें कितने मोल मिलेंगे, 2 मोल। अब 2 मोल में से 1 मोल रहेगा बी का और 1 मोल रहेगा सी का, क्योंकि इन दोनों के स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, सेम है। तो एट द एंड ऑफ रिएक्शन 1 मोल ए से हमें 2 मोल गैसेस मिलेंगे, और उस 2 मोल गैस में 1 मोल गैस होगा बी और 1 मोल गैस होगा सी। मतलब दोनों के नंबर ऑफ मोल सेम है, तो टोटल प्रेशर में दोनों का कंट्रीब्यूशन भी क्या होगा, सेम होगा। ए का तो कंट्रीब्यूशन क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ रिएक्शन ये बचा ही नहीं है, ये है ही नहीं, तो उसका पार्शियल प्रेशर कितना होगा, 0। टोटल प्रेशर में कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 0। मतलब ये जो 180 प्रेशर बताया गया ये सिर्फ और सिर्फ किसका है, 1 मोल बी एंड 1 मोल सी का।
2 मोल का प्रेशर 180 है तो 1 मोल का प्रेशर कितना होगा 90, तो 1 मोल बी का प्रेशर होगा 90 और 1 मोल सी का भी प्रेशर होगा 90, और ऐसे दोनों के प्रेशर के हम सम करेंगे तो कितना आएगा 180। समझ में? तो एट द एंड ऑफ रिएक्शन टोटल प्रेशर 180 है, और स्टैचोमेट्री से हमें पता चला कि बी का प्रेशर 90 होगा, सी का भी प्रेशर कितना होगा 90। ये तो बचा नहीं है, इसलिए उसका प्रेशर कितना होगा 0। अब बात करते हैं 20 मिनट के बाद की। अब 20 मिनट के बाद ए का प्रेशर कितना होगा, बी और सी का कितना होगा। अब देखो एट द एंड ऑफ रिएक्शन हमें 2 मोल गैस मिले हैं। एट द एंड ऑफ रिएक्शन हमें 2 मोल गैस मिले हैं, और 2 मोल गैस का प्रेशर कितना है 180। तो हमने शुरुआत में कितना मोल लिया था बच्चों, 1 मोल। 2 मोल गैस आखिरी में मिले हैं। 1 मोल गैस से 2 मोल का प्रेशर अगर 180 है तो उसी कंडीशन पे 1 मोल गैस का प्रेशर कितना होगा 90। तो 2 मोल गैस मिले हैं मुझे एट द एंड ऑफ रिएक्शन, लेकिन 2 मोल गैस तैयार करने के लिए मुझे शुरुआत में कितना लेना पड़ा, 1 मोल। तो 2 मोल का प्रेशर अगर 180 है तो शुरुआत में 1 ही मोल था, तो उसी रिएक्शन कंडीशन पे 1 मोल का प्रेशर कितना होगा 90। तो इनिशियली बच्चों व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ एयर, 90, क्योंकि 1 मोल से 2 मोल गैस मिले, 2 मोल गैस का प्रेशर 180 है, तो जाहिर है कि शुरुआत में 1 ही मोल गैस होगा। रिएक्शन वेसल सेम है, टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन भी सेम होगी, तो फिर 1 मोल ए का प्रेशर कितना होगा, इसके आधा, मतलब कितना होगा 90। समझ में आया? 2 मोल का प्रेशर 180 तो 1 मोल ए का प्रेशर कितना होगा 90। तो इनिशियली 1 ही मोल प्रेशर ए था तो उसका प्रेशर कितना होगा 90। अब जब मैं 20 मिनट की बात करूंगा तो कुछ ना कुछ ए रिएक्ट हुआ है तो उसका प्रेशर कुछ ना कुछ कम भी हो जाएगा। तो ऐसा समझो कि n मोल ऑफ ए रिएक्ट हो गए और n मोल ऑफ ए का प्रेशर कितना था x, तो n मोल ऑफ ए कम हुए तो उसका प्रेशर x से कम हो जाएगा। अभी उसका प्रेशर कितना होगा फिर 20 मिनट के बाद 90 - x। जब n मोल ऑफ ए रिएक्ट होते हैं तो b कितने तैयार होते हैं, n मोल ऑफ b। सी कितने तैयार होते हैं, n मोल ऑफ सी। मतलब जितने मोल ए रिएक्ट हुआ उतने ही मोल बी तैयार हुआ और उतने ही मोल सी तैयार हुआ। अगर n मोल ऑफ ए रिएक्ट हुए, n मोल ऑफ ए का प्रेशर x है, तो n मोल ऑफ ए से n मोल ऑफ b मिला है तो उसका प्रेशर भी क्या रहेगा x। सी का भी प्रेशर कितना रहेगा x, और इन तीनों के प्रेशर की सम कितनी है बच्चों, 100 है, ऐसा उसने कहा है। बराबर है। अब ये रहा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, ये रहा पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, और ये रहा पार्शियल प्रेशर ऑफ सी। तीनों की सम टोटल प्रेशर मिल रहा है 100। तो जब मैं टोटल प्रेशर की बात करता हूं तो 90 - x प्लस x प्लस x, तो ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ बी एंड ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ सी एट द एंड ऑफ 20 मिनट्स, एंड उसकी सम कितनी है 100। तो ये प्लस माइनस x कैंसल, 90 + x इज इक्वल टू कितना आ रहा है 100। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 10, x की वैल्यू 10 आ गई। अब हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पूछा है लेकिन कब का ये नहीं बताया। अब शुरुआत में तो यही है तो टोटल प्रेशर ए का ही होगा, पार्शियल प्रेशर नहीं बोल पाएंगे उसे। पार्शियल प्रेशर जब गैसेस के नंबर ऑफ मतलब गैसेस x से ज़्यादा होंगे तब बोलेंगे, x से डिफरेंट गैसेस जब ज़्यादा होंगे तब हम पार्शियल प्रेशर टर्म यूज़ करते हैं। शुरुआत में तो सिर्फ खाली ये था, तो जितना भी टोटल प्रेशर है वही क्या रहेगा, ए का प्रेशर रहेगा। पार्शियल प्रेशर ए का लास्ट में कितना रहेगा 0, तो लास्ट में तो पूछेंगे नहीं, तो पूछा होगा कहाँ का 20 मिनट के बाद का। तो 20 मिनट के बाद का पार्शियल प्रेशर ए कितना है 90 - x, और x की वैल्यू कितनी है 10। तो व्हाट इज 90 - x, 90 - 10 मतलब कितना है 80। तो व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एट 20 मिनट, तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों 80। तो देखो 100, 90, 180 और d 80 है, तो आंसर क्या है d। तो इस तरह से इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप इसे तबीयत से देखो, बार बार देखो, ताकि आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों। तो इस तरह के न्यूमेरिकल जो है वो हार्ड लेवल में आते हैं, इसके लिए बहुत सारा कंसेप्चुअल नॉलेज होना चाहिए, मतलब कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर होंगे तो फटाफट आप आंसर भी सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अब हम आगे जाएंगे बच्चों नेक्स्ट वाले स्लाइड की तरफ, मतलब हम जाएंगे 45 नंबर के क्वेश्चन तक। ठीक है। अब 45 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है वो भी देख लेते हैं धीरे धीरे। ठीक है। अब देखिए सवाल पढ़ते हैं हम। फॉर रिएक्शन A + B gives a product, the rate of reaction at various concentrations are given below। तो A + B gives a product है, हमारी रिएक्शन है बच्चों, और उसका डाटा हमें दिया हुआ है। व्हाट इज द रेट लॉ फॉर अबव रिएक्शन। तो रिएक्शन दी हुई है, उसे लिख लेते हैं पहले। तो रिएक्शन क्या है बच्चों हमारी, A + B gives products।
रेट लॉ निकालते वक्त हमें प्रोडक्ट्स में कोई दिलचस्पी नहीं होती है, इसलिए इन्होंने भी प्रोडक्ट लिखे नहीं है। तो रिएक्टेंट कौन है? 1 मोल ए एंड 1 मोल बी। ठीक है, अब ये डाटा दिया हुआ है और उस पर से रेट लॉ पूछा है। मैंने आपको कल बताया था, ऐसा न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। जब ऐसा डाटा आएगा तो क्या करना, एक को कांस्टेंट रखना। तो पहले और दूसरे एक्सपेरिमेंट में ए का कॉन्सेंट्रेशन बच्चों कांस्टेंट है और बी का कॉन्सेंट्रेशन 0.2 से 0.4 हो गया। मतलब बाय कीपिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कांस्टेंट वी हैव डबल द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, और बी का कॉन्सेंट्रेशन डबल करने से रेट कितना होगा? डबल। बी का कॉन्सेंट्रेशन डबल करने से रेट डबल हुआ, मतलब बी के कॉन्सेंट्रेशन की पावर कितनी होगी? 1 होगी। देखो समझो, ये R1 की वैल्यू है, R1 इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इतना था तो रेट कितना था? R1। जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी मैंने दुगना किया है, जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी मैंने दुगना किया है तो रेट कुछ तो भी बदल गया, लेट इट बी R2। तो इस R2 को मैं क्या करूंगा? R2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर x इंटू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर x। देखिए बच्चों, ये क्या आ रहा है? R1 की वैल्यू है 2 टू द पावर x टाइम्स R1। अब ये है थियोरेटिकल रिलेशन, और एक्सपेरिमेंटली हमने देखा कि रेट पहले 2 था, अब 4 हो गया, मतलब रेट दुगना हो गया, मतलब न्यू रेट R2 इज ट्वाइस द रेट R1। तो इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो 2 टू द पावर x की वैल्यू क्या आएगी? 2 टू द पावर x की वैल्यू 2 है, तो मैं 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 2 टू द पावर 1 लिख सकता हूँ, मतलब x की वैल्यू क्या आएगी? 1। तो हमें पावर ऑफ b मिल गई, पावर ऑफ b मिल गई 1 है, मतलब रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू b। अब ऐसा ही हम a के लिए करेंगे। अब देखो b कहाँ कांस्टेंट है? तो सेकंड एक्सपेरिमेंट में एंड थर्ड एक्सपेरिमेंट में b का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है और a का कॉन्सेंट्रेशन 3 गुना बढ़ गया, a का कॉन्सेंट्रेशन 3 गुना बढ़ गया। तो व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंक्रीज बाय 3 टाइम्स तो रेट कितना हो गया? 4 का 36 हो गया। 4 का 36 मतलब कितने गुना बढ़ गया? 9 गुना बढ़ गया। 9 4 जा 36। तो जब मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए 3 गुना बढ़ाता हूं तो रेट क्या होता है? 9 गुना बढ़ता है। मतलब मुझे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन क्या मिला? R2 इज इक्वल टू 9 R1। तो ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है। तो व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंक्रीजेस 3 टाइम रेट इंक्रीजेस 9 टाइम्स। तो देखो, तो समझो ये R1 की वैल्यू है, ये है रेट कांस्टेंट। जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इतना था तो रेट की वैल्यू कितनी थी? R1। अब मैंने कॉन्सेंट्रेशन 3 गुना बढ़ा दिया, 3 गुना बढ़ा दिया तो R2 की वैल्यू क्या होगी बच्चों? 3 टू द पावर y इंटू के इंटू ए टू द पावर y। लेकिन ये किसकी वैल्यू है? R1 की। तो R2 इज इक्वल टू 3 टू द पावर y टाइम्स R1 एंड R2 इज इक्वल टू 9 टाइम्स R1। इन दोनों को मैच करेंगे तो क्या मिलेगा? 3 टू द पावर y इज इक्वल टू 9। तो 3 टू द पावर y इक्वल टू मैं 3 टू द पावर 2 लिख सकता हूँ, इसलिए y की वैल्यू कितनी है? 2। तो व्हाट इज द पावर ऑफ a? 2 होगी, एंड व्हाट इज द पावर ऑफ b? 1 होगी। तो हमें a की पावर 2 चाहिए और b की पावर 1 चाहिए, तो रेट लॉ क्या होगा? a। तो आप ये सॉल्व नहीं करते हैं तो भी आंसर आएगा। तो आपको ये मालूम चाहिए b का कॉन्सेंट्रेशन डबल किया तो रेट डबल हुआ, मतलब पावर b की 1 है। a का कॉन्सेंट्रेशन 3 गुना किया तो रेट 9 गुना बढ़ गया। 3 की ऐसी कौन सी पावर है जिसका आंसर 9 है? 2, इसलिए a का पावर क्या होगा? 2। फटक से भी आंसर आ जाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। Which one of the following is wrong about the molecularity of reaction? कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी के लिए? तब एक एक स्टेटमेंट पढ़ेंगे और कौन सा रॉन्ग है वो देख लेते हैं, मतलब कोई हमें दिक्कत नहीं आएगी। तो which of the following is wrong about molecularity of reaction? तो पहला है इट मे बी होल नंबर और फ्रैक्शनल। मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू हमेशा होल नंबर ही रहती है, वो कभी फ्रैक्शनल नहीं रहती। ऑर्डर possess all sorts of value but molecularity always possess इंटीग्रल वैल्यू। मॉलिक्यूलरिटी कभी आधी अधूरी नहीं होती, वो पूर्णांक संख्या होती है, 1 2 3 4, 0 भी नहीं होती। तो ये फ्रैक्शनल बोला है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या होगा? गलत। इट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द रिएक्शन मैकेनिज्म। यस, मॉलिक्यूलरिटी निकालनी है तो मैकेनिज्म लिखना पड़ेगा, आरडीएस ढूंढना पड़ेगा, और आरडीएस में जितने मॉलिक्यूल्स है रिएक्टेंट साइड पे वो क्या होगी? मॉलिक्यूलरिटी। इट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट इन सिंगल स्टेप केमिकल रिएक्शन। ये भी सही है, क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी इज अ कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी निकाली जा सकती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की नहीं। इट इज ऑलवेज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन। यस, ये भी सही है, मॉलिक्यूलरिटी इज ऑलवेज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्री रिएक्शन। तो गलत कौन सा है? पहला वाला स्टेटमेंट, इसलिए आंसर आएगा बच्चों ए। तो ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं।
ये कौन सा होगा हमारा 46। अब हम 47 नंबर का देख लेते हैं। 47 नंबर का देखिए सवाल क्या है, which of the following statement for the order of reaction is incorrect, which of the following statement for the order of reaction is incorrect, वो देख लेते हैं कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। तो ऑर्डर कैन बी डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली, तो क्या है बच्चों आपका कहना, ऑर्डर कैसे निकाली जाती है, एक्सपेरिमेंटली ही निकाली जाती है, ये तो सही है ना, तो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। ऑर्डर इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट्स, हमने देखा है कि ऑर्डर और स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, अगर वो बराबर आते हैं तो त्याला निव्वळ काय समजायचा, योगायोग समजायचा, ये सिर्फ संयोग की बात है, वो इक्वल आए तो, लेकिन उनके बीच में कुछ भी रिलेशन नहीं है, तो ये क्या है, सही स्टेटमेंट है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज सम ऑफ पावर्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट टू एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन, ये भी क्या है, सही है। ऑर्डर कैसे निकाली जाती है, रेट लॉ लिखा जाता है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स से पावर देखी जाती है और उनकी सम की जाती है, उसे हम ऑर्डर बोलते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज होल नंबर, दिस ऑलवेज की वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो गया, और ऑर्डर और होल नंबर हो सकती है लेकिन ऑलवेज होल नंबर होगी ऐसा नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो रॉन्ग स्टेटमेंट पूछना था, ढूंढना था, तो आंसर क्या है, लास्ट डी। समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। 48 नंबर के सवाल में क्या पूछा है, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये तो अब लर्न ही किया है आपने, तो रेट कांस्टेंट का यूनिट जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या है, वही जो रेट का है, तो देखो मोल पर लीटर पर सेकंड, दिस विल बी द आंसर, यहाँ पे आंसर क्या है, ए है। नेक्स्ट देख लेते हैं 49 नंबर का, द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इज मोल पर लीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे देखो ये पावर जो है वो नीचे आ गई, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो आप थोड़ा सा सहयोग दीजिएगा क्योंकि ये प्रिंटिंग करते वक्त नीचे ही रह गए, तो मोल पर लीटर पर सेकंड, द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इज मोल पर लीटर पर सेकंड, द रिएक्शन इज, अब देखो रेट कांस्टेंट का यूनिट और रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या है, सेम है, इसलिए रिएक्शन क्या होगी बच्चों, जीरो ऑर्डर की, सेम सवाल था वैसा ही, ठीक है, पढ़ लेते हैं पहले। फॉर द रिएक्शन twice N2O5 gives 4NO2 plus O2, रेट एंड रेट कांस्टेंट्स आर, तो ये किसकी वैल्यू है बच्चों, देखो तो पहले हमें वैल्यू दी हुई है किसकी, रेट की, तो हमें पहले वैल्यू दी हुई है किसकी, रेट की, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ रेट एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, बराबर है। देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 एट दैट टाइम विल बी, तो आर दिया हुआ है, के दिया हुआ है, रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है, हमें सिखाया गया है, बुक में एग्जाम्पल है, इसलिए इस रिएक्शन के ऑर्डर तो हमें मालूम ही चाहिए क्योंकि एग्जाम्पल दिया हुआ है इसका अंडर द हेडिंग ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो उसका रेट लॉ क्या होगा, आर इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 टू द पावर 1, तो व्हाट विल बी द एक्टिव मास ऑफ N2O5 एट दैट टेम्परेचर एट दैट कंडीशन, आर बाय के, आर की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1.02 इंटू 10 टू द पावर -4, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के रे, 3.4 इंटू 10 टू द पावर -5, तो यहाँ पे +5 होगा, तो यहाँ पे क्या चाहिए था रे, -5 चाहिए था, बराबर है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, कैसे, तो ये 10.2 कर लेता हूँ मैं, 10 टू द पावर -5 अपॉन 3.4 इंटू 10 टू द पावर -5, देख लीजिए एक बार, तो डेसिमल मैंने यहाँ पे कर दिया, तो यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा 10 को, तो 10 टू द पावर -5 होगा, 3.4 वन जा 3.4 एंड 3.4 4 जा कितना रे, सॉरी 3 जा कितना होता है, 10.2 होता है, 3.4 3 जा 10.2 होता है, ये 10 टू द पावर -5 10 टू द पावर -5 कैंसिल, तो व्हाट इज द एक्टिव मास, मोलर मास ऑफ N2O5 3, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगा, 3 आएगा, तो सिंपल था, आपको डिफरेंशियल रेट लॉ लिखना था, आर और के दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 निकालना था, बहुत ही सिंपल सा सवाल था ये, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ मुड़ते हैं, अगेन वो ऐसा ही सवाल है जैसे हमने लिए थे, जब भी ऐसा टेबल आता है तो एक को कांस्टेंट रखना, दूसरे को बदलना, ऐसा करना है आपको। तो देखिए रिएक्शन क्या है, तो ये द इनिशियल रेट्स ऑफ रिएक्शन थ्राइस A प्लस ट्वाइस B गिव्स C, तो देख लेते हैं, तो रिएक्शन दी हुई है बच्चों, थ्राइस A प्लस ट्वाइस B प्लस C गिव्स अ प्रोडक्ट एट डिफरेंट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस आर गिवन बिलो, तो इनिशियल रेट दिए हुए अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पे, ये सारे इनिशियल रेट के वैल्यूज है, ठीक है। तो सबसे पहले कॉलम में रेट की वैल्यू दी हुई है, और ये कितना क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए है, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी है और ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी है। अब आंसर ढूंढना है हमें,
अब हम क्या करेंगे, दो को कांस्टेंट रखेंगे और किसी एक को बदल के देखेंगे। देखो दो कहाँ कांस्टेंट है, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में ए कांस्टेंट है एंड सी कांस्टेंट है, बराबर है। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 एंड 3 में ए का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है एंड सी का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है और बी का कॉन्सेंट्रेशन क्या हुआ है, दुगना। देखो यहाँ पे हमने ए और सी के कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रखे और खाली बी का डबल किया, तो जब बी का कॉन्सेंट्रेशन डबल किया गया तो रेट क्या हो, देखो रेट पहले कितना था 5 × 10⁻³ एंड अब कितना है 1 × 10⁻², मतलब कितना है 10 × 10⁻³ तो 5 का रेट 10 हुआ। तो जब बी का कॉन्सेंट्रेशन दुगना हुआ बच्चों तो रेट भी दुगना हुआ, मतलब जाहिर है कि बी की पावर क्या होनी चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी डबल करने से रेट भी डबल हुआ है, मतलब बी की पावर क्या होनी चाहिए 1। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढो जहां पे बी की पावर क्या है 1 है, बी की पावर 1 है तो बी की पावर 1 चाहिए, तो 1 सेकंड पोजीशन पे कहां दिखाई देता है, यहां पे। बाकी का कुछ देखने की जरूरत नहीं है, बी की ऑर्डर 1 है तो हमें सेकंड पोजीशन पे 1 चाहिए, सेकंड पोजीशन पे 1 कहां है, इस ई ऑप्शन में। तो ये पुराना सवाल है, बहुत पहले आया हुआ है, इसलिए 5 ऑप्शन है, नया होता तो इसमें 4 ही ऑप्शन होते। तो देखो बाकी का कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ी आपको, आप बेवजह अगर फिर दूसरों को कांस्टेंट रख के ए और सी की पावर निकालने जाओगे तो टाइम होगा, आंसर आएगा लेकिन फिर टाइम ज्यादा लगेगा। आपने एक बी की पावर निकाली, बी की पावर 1 चाहिए और बी दूसरे नंबर पे, तो दूसरे नंबर पे क्या चाहिए हमें 1 चाहिए, तो दूसरे नंबर पे 1 कहां पे है, लास्ट ई ऑप्शन में है, तो वो अपना ऑप्शन है। क्योंकि बाकी कहीं पे भी बी की पावर 1 नहीं है तो बाकी तो आंसर गलत ही होंगे, तो आंसर एक ही हो सकता है, कौन सा, ई। तो यहाँ पे टाइम कंज्यूम नहीं हुआ हमारा, ए और सी का हमने पावर निकालने का काम नहीं पड़ा, ठीक है। तो इस तरह से हमें जाना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं, देखिए 52 नंबर का सवाल, द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन x मोल ऑफ ए प्लस y मोल ऑफ बी गिव्स m मोल ऑफ पी एंड n मोल ऑफ क्यू इज r इज इक्वल टू, देखो तो ये रेट लॉ दिया हुआ है हमें, तो रेट लॉ रिएक्शन भी दी हुई है और रिएक्शन का रेट लॉ भी दिया है, तो रेट लॉ से हमें मतलब है, तो ए की पावर सी है और बी की पावर क्या है बच्चों, डी है। तो आपको दिख रहा होगा, नहीं तो फिर मैं इसको थोड़ा सा क्या कर सकता हूँ, एनलार्ज कर सकता हूँ। देखो आपको अब दिखाई दिया होगा, तो k इंटू ए टू द पावर सी इंटू बी टू द पावर डी, ये रेट लॉ है। व्हाट इज द टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बस बहुत ही सिंपल है, ये तो बाएं हाथ का खेल है, सी प्लस डी, व्हाट इज द आंसर, सी। तो ये ज्यादा मगजमारी का काम था ही नहीं, बराबर है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, अगेन उसी टाइप का सवाल आया है, ए और बी दिया हुआ है, इनिशियल रेट दिए एंड हमें क्या पूछा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछिए, रेट लॉ पूछा है। अब आप तो समझ में आया होगा। देखो हम ए के कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट रखते हैं, कहाँ है ए का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट, तो ए का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है सेकंड एंड थर्ड एक्सपेरिमेंट में, और बी का क्या किया है भाई, हमने डबल कर दिया है। तो बी का कॉन्सेंट्रेशन डबल करने से रेट कितना हो गया, अब ये 7.2 इंटू 10⁻² है यानी 2.88 इंटू 10⁻1 है, तो मैं पावर सेम कर लेता हूं ताकि कैलकुलेशन पर्पस के लिए आसान हो। अब दोनों में पावर सेम है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब देखो जब मैंने बी का कॉन्सेंट्रेशन डबल किया तो रेट 7.2 का क्या होगा, 28.8 हो गया, मतलब लगभग कितना बढ़ गया रेट, 4 गुना। तो बी का कॉन्सेंट्रेशन डबल करने से रेट 4 गुना हो गया, मतलब जाहिर है कि बी की पावर क्या होनी चाहिए, 2। अब बी को कांस्टेंट रखेंगे एंड ए को बदल के देखेंगे, तो बी यहाँ पे 1 and 4 में कांस्टेंट है बच्चों, 1 and 4 में बी कांस्टेंट है और ए का कॉन्सेंट्रेशन 4 गुना हो गया, ए का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, 4 गुना बढ़ गया। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंक्रीजेज बाय 4 टाइम। जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए 4 टाइम बढ़ गया तो रेट कितना हो गया, तो 6 इंटू 10⁻³ है और यहाँ पे 2.4 इंटू 10⁻², है तो यहाँ पे भी हम पावर सेम कर लेंगे, 24 इंटू 10⁻3। अब पावर सेम है तो कंपैरिजन बन जाएगी। तो जब मैंने ए का कॉन्सेंट्रेशन 4 गुना बढ़ाया तो रेट कितना गुना बढ़ गया, 6 का 24 हो गया, मतलब रेट भी 4 गुना बढ़ गया। कॉन्सेंट्रेशन 4 गुना बढ़ाया और रेट भी 4 गुना बढ़ गया, मतलब ए की पावर क्या होनी चाहिए, 1। देन व्हाट विल बी द रेट लॉ, आर इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर 1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर 2। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो बच्चों, ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। अब आपको प्रैक्टिस हुई ऐसे न्यूमेरिकल की, अब इस पर ज़्यादा हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे 54 नंबर का सवाल आपके सामने है, थोड़ा सा स्क्रीन में बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिखने में कोई दिक्कत ना आए। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इफ कॉन्सेंट्रेशन इज डबल देन द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स।
तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिए हुए बच्चों, इफ कॉन्सेंट्रेशन इज डबल देन रेट ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर है तो कॉन्सेंट्रेशन डबल करने से रेट भी कितना होगा, डबल होगा, इसलिए आंसर क्या रहेगा, ए। ठीक है, द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ ऑल रिएक्टेंट इन द रेट एक्सप्रेशन। ये स्टेटमेंट क्या है बच्चों, सही है। तो स्टेटमेंट जो है वो सही है क्योंकि वो ऑर्डर की डेफिनेशन ही है। तो स्टेटमेंट जो है ये वाला, ये पूरा का पूरा क्या है, करेक्ट है, बराबर है, करेक्ट है। The overall order of reaction is the sum of exponents of all reactant to the in the rate expression, सही है ये। There are many higher order reactions, reaction reason है there are many higher reaction। अब देखो higher order reaction होगी भी तो इस स्टेटमेंट के साथ उसका कोई संबंध नहीं है, संबंध नहीं है, बराबर है। और हायर ऑर्डर रिएक्शन मेनी कहा तो यहाँ पे ऑब्जेक्शन है, मेनी नहीं, हायर ऑर्डर रिएक्शन हमें रेयरेस्ट ऑफ रेयर मिलती है, तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर होना चाहिए था, यहाँ पे मेनी बोला तो मेनी बोला तो स्टेटमेंट क्या होगा, रॉन्ग। रीजन रॉन्ग है और उसका संबंध भी नहीं है कुछ स्टेटमेंट के साथ, तो ओनली स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड रीजन इज रॉन्ग। तो आंसर क्या होगा, ये वाला सी। इफ असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, तो आंसर क्या लिखेंगे आप, सी, बराबर है। तो ये हो गया अपना। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे हम 56 नंबर का सवाल। अब 56 नंबर का सवाल देख लेते हैं। देखिए अब पढ़ते आ रहा होगा आपको, N2O5 in CCl4 solution gives a twice NO2 solution plus half O2 gas is of first order reaction in N2O5 with rate constant। तो ये जो रिएक्शन दी हुई है CCl4 के प्रेजेंस में, तो डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 ये किसकी रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, जहां पे हमें रेट कांस्टेंट दिया हुआ है और रेट कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है बच्चों, देखो यहाँ पे व्यवस्थित बघा काय दिलेली आपल्याला रेट कांस्टेंटची वैल्यू 6.2 into 10 to the power minus 4 per second. What is the value of rate of reaction when concentration of N2O5 is 1.25 mole per liter? रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो आप यहाँ पे डिफरेंशियल रेट लॉ का इस्तेमाल कर सकते हो, R is equal to K into concentration of N2O5. What is the rate constant? 6.2 into 10 to the power minus 4. What is the concentration of N2O5? 1.25, बराबर। तो क्या आएगा आंसर, तो 6.2 into 1.25, तो 6 1 जा 6 और समथिंग समथिंग आएगा, मतलब 7 के आसपास आंसर आएगा। कैलकुलेशन करना है तो कैसे करेंगे, तो 6.2 को 6 ले लो एंड 1.25 को क्या ले लो, 1.2 ले लो। 12 6 जा 72 होते हैं, 7.2 के आसपास आना चाहिए आंसर। 7.2 के आसपास कौन है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, आंसर मस्ट बी सी। एक्यूरेसी मेंटेन करोगे तो बेवजह टाइम बर्बाद होगा आपका, आपको एक्यूरेसी मेंटेन करनी नहीं है। तो 12 6 जा 72 होते हैं, तो 1.2 इंटू 6 अप्रोक्सीमेटली 7.2 होगा, तो 7 पॉइंट समथिंग समथिंग हमारा आंसर होगा। 7 पॉइंट समथिंग कहाँ दिखाई देता है, यहाँ पे, दैट विल बी अवर आंसर। एक्यूरेसी मेंटेन करने की झंझट में मत पड़ो, ठीक है। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट जो सवाल है 57 नंबर का, वो क्या है, द रेट लॉ फॉर रिएक्शन ट्वाइस एक्स प्लस वाई गिव्स जेड। तो ट्वाइस एक्स प्लस वाई गिव्स जेड, ये अपना रेट रिएक्शन दिया हुआ है और उसका रेट लॉ दिया है k इंटू आर इज इक्वल टू के इंटू एक्स इंटू वाई, दोनों की पावर 1 1 है। तो हमें रिएक्शन दी हुई है ट्वाइस एक्स प्लस वाई गिव्स जेड एंड रेट लॉ दिया है k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x टू द पावर 1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ y टू द पावर 1। द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू दिस रिलेशन इज, तो ये जो रिएक्शन है इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, तो देखो यूनिट ऑफ k इज पर सेकंड, यूनिट ऑफ k इज पर सेकंड है क्या, तो देखो यहाँ पे रेट लॉ फॉर द रिएक्शन ये फर्स्ट ऑर्डर के नहीं है बच्चों, k जो है उसका यूनिट पर सेकंड होगा, लेकिन किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। लेकिन इस रेट लॉ से हमें ऑर्डर क्या पता चलती है, 2। तो ऑर्डर अगर 2 है तो उसका यूनिट पर सेकंड तो बिल्कुल नहीं होगा, मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एंड वाई। ऐसा कैसे बोल सकते भाई, रिएक्शन सेकंड ऑर्डर है और रेट लॉ में एक्स का भी कॉन्सेंट्रेशन है, वाई भी है, मतलब दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पे रेट डिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट कहना गलत होगा, इसलिए बीबी स्टेटमेंट क्या है, गलत है। फॉर दिस रिएक्शन टीआप इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या टीआप इंडिपेंडेंट रहेगा, टीआप इंडिपेंडेंट रहता है ओनली फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो है नहीं, ये क्या है,
सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, इसलिए ये भी स्टेटमेंट क्या है, गलत है। द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Z इज ट्वाइस द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ X। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Z की वैल्यू चाहिए X के तुलना में, तो हम रिएक्शन देख लेते हैं और उस पर से Z का रेट ऑफ फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो 1/2 माइनस dx/dt इज इक्वल टू क्या है रे, प्लस dz/dt। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Z इज हाफ द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ X चाहिए था, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Z इज ट्वाइस बोला गया है, एक्चुअली वो हाफ है, बट ये भी क्या है, रॉन्ग है। ये भी क्या है, रॉन्ग है। तो चारों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, एक भी स्टेटमेंट इसमें का सही नहीं है। देखो कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है बच्चों, रेट लॉ उन्होंने दिया है, इसलिए यूनिट ऑफ केस पर सेकंड तो हो नहीं सकता क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है। द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाई। ऐसा नहीं है, तो रेट ऑफ रिएक्शन बोला है, हाँ यहाँ पे रेट कांस्टेंट बोला होता तो हम आंसर सही बोलते। रेट ऑफ रिएक्शन तो दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पे ही डिपेंडेंट रहेगी। फॉर दिस रिएक्शन टी ऑफ इज इंडिपेंडेंट, टी ऑफ की वैल्यू इंडिपेंडेंट रहेगी ओनली फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हमें रिलेशन मालूम है, टी ऑफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द a to the power n-1। तो सिर्फ ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या टी ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर इंडिपेंडेंट आता है, सेकंड ऑर्डर के लिए नहीं। तो चारों स्टेटमेंट गलत है, सवाल ही गलत होगा। ऐसे सवाल अगर आते हैं तो आपको उसके पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, देखो नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन। तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट किस पर डिपेंड होता है भाई, के की वैल्यू किस पर डिपेंडेंट होगी, टेम्परेचर पे एंड और किस पर, और किस पर। तो रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू है बच्चों वो किस पर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से कॉन्सेंट्रेशन तो कम ज़्यादा नहीं होते। टेम्परेचर कम ज़्यादा हुआ तो रेट बदल गया, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन तो जो के त्यों थे। तो रेट कैसे बदल गया, क्योंकि आर बदलने के पीछे फिर रीज़न क्या होगा। तो देखिए सिर्फ हमने टेम्परेचर बदला था, कॉन्सेंट्रेशन तो जो के त्यों है, आर इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। टेम्परेचर बदलने से ये तो नहीं बदला था, फिर भी रेट बदला है, मतलब जरूर के की वैल्यू बदलती होगी। तो के डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, मालूम है आपको, लेकिन यहाँ पे तो टेम्परेचर नाम का कोई ऑप्शन ही नहीं है। दूसरी बात हमें याद आती है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ के। यूनिट ऑफ के क्या है, मोल पर लीटर पर टाइम टू द पावर 1 माइनस एन। जैसे जैसे एन की वैल्यू बदलेगी तो यूनिट बदलेगा, यूनिट बदलो या मैग्नीट्यूड बदलो, वैल्यू तो बदल गई ना बच्चों। इसलिए के की वैल्यू किस पर डिपेंडेंट है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। जब जब ऑर्डर बदलेगी यूनिट बदलेगा के का, एंड जब जब टेम्परेचर बदलेगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ के बदलेगी। तो मैग्नीट्यूड बदले या फिर यूनिट बदले, वैल्यू तो बदल गई ना। इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर नहीं दिखाई दे रहा, तो हमने किसको सिलेक्ट किया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। तो इस तरह से इसको सवाल सॉल्व कर सकते हैं हम। नेक्स्ट देख सकते हैं 59 नंबर का। In the hydrolysis of organic chloride in presence of excess of water, RCl plus H2O gives ROH plus HCl। इसकी अब मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर पूछिए। हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑर्गेनिक क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ लार्ज एक्सेस ऑफ वाटर। अब देखो बच्चों, वाटर यहाँ पे रिएक्टेंट है और वो लार्ज एक्सेस में लिया गया, मतलब अब इसके कॉन्सेंट्रेशन पे रेट डिपेंडेंट नहीं होगा। मतलब पहला ओरिजिनल रेट लॉ क्या होगा, R इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ RCl इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O। ओरिजिनल ऐसा होगा, लेकिन जब हम वाटर को लार्ज एक्सेस में लेते हैं तो इसका कॉन्सेंट्रेशन प्रैक्टिकली कांस्टेंट रहेगा और के भी कांस्टेंट है। तो दो कांस्टेंट का प्रोडक्ट क्या होगा, न्यू कांस्टेंट। मतलब हमारी रिएक्शन जो है एक्सेस ऑफ वाटर लेने की वजह से क्या बन चुकी है, सूडो ऑर्डर बन चुकी है। R इज इक्वल टू के डैश इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ RCl। RCl का पावर कितना है, 1, इसलिए रिएक्शन की ऑर्डर क्या होगी बच्चों, 1 होगी। लेकिन हाइड्रोलिसिस के लिए एक मॉलिक्यूल RCl का लगेगा तो एक मॉलिक्यूल पानी का तो लगेगा। बिना पानी के मॉलिक्यूल के हाइड्रोलिसिस में तो जाएगा नहीं। मतलब मिनिमम हाइड्रोलिसिस में जाने के लिए 1 मॉलिक्यूल ऑफ HCl 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ धड़कना चाहिए, कोलाइड होना चाहिए। मतलब कितने मॉलिक्यूल की जरूरत है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में 2। इसलिए मॉलिक्यूलरिटी चाहिए 2 एंड ऑर्डर चाहिए कितनी रे, 1। तो मॉलिक्यूलरिटी 2 एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1। हमारा राइट। ये सेकंड ऑर्डर की होगी भी रिएक्शन पता नहीं हमें, लेकिन वाटर लार्ज एक्सेस में लिया है इसलिए रिएक्शन सूडो ऑर्डर बन गई और RCl की पावर कितनी है, 1, इसलिए उसे हमने फर्स्ट ऑर्डर बोला है। फॉर द रिएक्शन A प्लस बी गिव्स अ प्रोडक्ट, इट इज ऑब्जर्व दैट। कुछ ऑब्जर्वेशन दिए है रिएक्शन के लिए। रिएक्शन है, देखो बोर्ड पर आपको दिखाई दे रही होगी बराबर।
तो A plus B gives product. It is observed that on doubling the initial concentration of A only, rate of reaction also doubles. तो सिर्फ A का कॉन्सेंट्रेशन डबल करने से बच्चों रेट डबल हो गया, मतलब पावर ऑफ A क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए. On doubling the initial concentration of both A and B, there is a change by factor of 8 in the rate of reaction. जब मैं दोनों का कॉन्सेंट्रेशन दुगना करता हूं तो रेट कितने फैक्टर से बढ़ता है? 8 से बढ़ता है. अब A की तो पावर 1 है, हमें पता चल गया. हम रेट लॉ लिखेंगे, R इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर 1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B टू द पावर Y. अब B की पावर हमें ढूंढनी है. जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इतना होगा, A इतना होगा, तो रेट समझो कितना है? R1. जब हमने कॉन्सेंट्रेशन दोनों के डबल किए, मतलब A का कॉन्सेंट्रेशन डबल हो गया एंड B का भी कॉन्सेंट्रेशन डबल हो गया. अब नंबर को बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा? 2 टू द पावर 1 इंटू 2 टू द पावर y इंटू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर 1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B टू द पावर y. लेकिन ये जो वैल्यू है K इंटू A इंटू B टू द पावर y, ये किसकी वैल्यू है बच्चों? R1 की. इसलिए मुझे थ्योरेटिकली क्या मिलेगा? R2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 1 प्लस y टाइम्स R1. बराबर है. एंड एक्सपेरिमेंटली क्या देखा है हमने? R2 बिकम्स 8 टाइम्स R1. तो R2 के साथ मैच, R1 के साथ मैच, तो 2 टू द पावर 1 प्लस y इज इक्वल टू कितना रहे? 8. मतलब कितना? 2 टू द पावर 3. मतलब 1 प्लस y की वैल्यू कितनी आ रही है? 3 आ रही है. 1 प्लस y की वैल्यू 3, तो y इज इक्वल टू कितना रहे? 2. तो क्या चाहिए? A की पावर 1 चाहिए एंड B की पावर क्या चाहिए बच्चों? 2 चाहिए. तो देखो ऐसा कहाँ पे देखने को मिलता है? ऑप्शन इज 1. समझ में? तो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट सवाल की तरफ मुड़ते हैं हमें. ये भी असर्शन एंड रीजन टाइप का सवाल है. दिखाई देता होगा आपको, फुल स्क्रीन है. असर्शन क्या है देखो? इन रेट लॉ, अनलाइक द एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, द एक्सपोनेंट्स फॉर कॉन्सेंट्रेशन डू नॉट नेसेसरीली मैच द स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट. तो लॉ ऑफ मास एक्शन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब बच्चों हम निकालते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते वक्त भी हम लॉ ऑफ मास एक्शन लगाते हैं, और उस वक्त इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए हर बार रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के पावर्स कितने होते हैं? स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इतने, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के वक्त. लेकिन रेट कांस्टेंट जब हम निकालते हैं तब स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट एंड पावर का कोई रिलेशन नहीं रहता. मतलब ये जो है ये क्या स्टेटमेंट सही है. तो इन रेट लॉ, अनलाइक द एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, द कंपोनेंट एक्सपोनेंट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन डू नॉट नेसेसरीली मैच द स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट. ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है. तो स्टेटमेंट क्या है? ये ट्रू है. तो यह स्टेटमेंट क्या है बच्चों? ट्रू है. रीजन क्या है? इट इज द मैकेनिज्म एंड नॉट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर ओवरऑल चेंज दैट गवर्न्स द रिएक्शन रेट. यस, ये रीजन क्या है? सही है. ओवरऑल रिएक्शन पर रेट डिपेंड नहीं रहेगा, रिएक्शन का रेट डिपेंड रहेगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पे. और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन बताएगा हमें? मैकेनिज्म. इसलिए रीजन क्या है? ट्रू. तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर द ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन. इसलिए आंसर क्या आएगा? ए आएगा. ठीक है. अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं. 62 नंबर का स्क्रीन पर आ गया आपके. तो रेट ऑफ रिएक्शन 1 A प्लस बी गिव्स x, R1 कितना है? 0.05 है. दूसरा x प्लस बी गिव्स y और उसका R2 कितना है? 0.89. थर्ड दिया y प्लस ए गिव्स AY और उसका रेट दिया है 0.01. एंड लास्ट है A प्लस AY प्लस बी गिव्स AYB और रेट कितना है? 0.10. विल बी डिटरमाइंड बाय द रेट ऑफ गिवन रिएक्शन. 4 रिएक्शंस गिवन है और हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है. तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए क्या लगेगा? स्टेप 1, बिकॉज द रेट ऑफ रिएक्शन स्टार्ट्स विथ फॉर्मेशन ऑफ एक्स. तो देखो रेट सबसे कम किधर है बच्चों? R1 0.05 है. यहाँ पे 0.001 है, 0.10 है, और यहाँ पे कितना? 0.89 है. सबसे स्लोएस्ट स्टेप है ये अपनी थर्ड वाली अगर स्लोएस्ट स्टेप है तो क्या करेगी? रेट डिटरमाइन करेंगी, बिकॉज इट इज द स्लोएस्ट स्टेप. समझ में? इसलिए आंसर क्या है? सी है. मतलब सवाल बेवजह उसको पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगा है. बराबर शांति से पढ़ते तो फटाक से आंसर आ जाता, क्योंकि सबसे कम रेट थर्ड स्टेप में, तो थर्ड स्टेप ही क्या होगी? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगी. ठीक है. नेक्स्ट सवाल की तरफ जाते हैं बच्चों. 63 नंबर के. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट. पहला एक स्टेटमेंट पढ़ता हूं मैं, आप बताओ मुझे कौन सा सही है. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हैज ऑलवेज एन इंटीग्रल वैल्यू. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इंटीग्रल वैल्यू रहती है, लेकिन ऑलवेज पे हमें क्या है? ऑब्जेक्शन है, क्योंकि ऑर्डर
इंटीग्रल रहती है, लेकिन ऑलवेज इंटीग्रल रहेगी ऐसा कुछ नहीं है। तो इस ऑलवेज पर हमें ऑब्जेक्शन है और इसलिए ये स्टेटमेंट हमने गलत कहा। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन प्रपोज इज ऑलवेज फाइनल। तो देखो मैकेनिज्म जो प्रपोज किया जाता है वो ऑलवेज फाइनल होता है ऐसा नहीं है। द मोस्ट प्रोबेबल पाथवे इज कॉल्ड एज मैकेनिज्म, बराबर है, लेकिन वो हर बार 100% सही होगा इसकी कोई गारंटी नहीं, वो सिर्फ एक अंदाज होता है। इसलिए मैकेनिज्म जो रिएक्शन के लिए प्रपोज किया गया वो हमेशा सेम होगा ऐसा नहीं। आप एक थ्योरी से एक क्या बनाएंगे, मैकेनिज्म बताओगे, दूसरा कोई दूसरी थ्योरी यूज करके क्या कहेगा, दूसरा मैकेनिज्म बताएगा। जिसका मैकेनिज्म ज्यादा सवालों के आंसर देगा, ज्यादा सही पाया जाएगा, उसका मैकेनिज्म क्या होगा, ट्रू। जैसे किसी ने लाइट को वेव बताया था, किसी ने लाइट को पार्टिकल बताया था, और फाइनली हम आगे की लाइट दोनों है भाई, लाइट और वेव दोनों है। तो वैसे जिसकी थ्योरी ज्यादा सवालों का जवाब देगी, जिसकी थ्योरी ज्यादा एप्लीकेबल होगी, उसको हम सच मानते हैं। सच मानना पड़ता है क्योंकि ऑब्जेक्शन लेने जैसा वहां पे कुछ नहीं रहता, ठीक है। इसलिए मैकेनिज्म जो प्रपोज किया गया है वही हमेशा ऐसा रहेगा ऐसा नहीं, वो बदल भी सकता है। तुम्हारा जैसे कुछ बच्चों ने और अच्छा मैकेनिज्म प्रोवाइड किया तो उसको सही मानेंगे हम। तो मैकेनिज्म हमेशा फाइनल नहीं रहता, ये भी गलत है। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस आर मल्टी स्टेप रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस आर मल्टी स्टेप रिएक्शन। अब ऑर्डर और मल्टी स्टेप का कोई रिलेशन ही नहीं बच्चों, क्योंकि ऑर्डर एलिमेंट्री रिएक्शन को भी एप्लीकेबल है, मल्टी स्टेप रिएक्शन को भी एप्लीकेबल है। तो ऐसा कुछ स्टेटमेंट मतलब हो ही नहीं सकता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी प्रेडिक्टेड इवन विदाउट नोइंग द रेट लॉ। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं बिना रेट लॉ को जाने। कैसे? हमारे पास मेथड ऑफ इनिशियल रेट है, हम हर एक का कॉन्सेंट्रेशन बदल के देखेंगे और टाइम के साथ उसका ये करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। वो जो हमारा मेथड ऑफ इनिशियल रेट का जो है ना, लॉग ऑफ आर वर्सेस लॉग ऑफ ए, मतलब लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो लॉग ऑफ रेट वर्सेस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इस ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो उसका जो स्लोप आएगा वही क्या आएगा, पावर आएगा। मतलब हमें रेट लॉ ढूंढने की जरूरत नहीं है, वैसे ही हमें क्या मिल जाएगा, मेथड ऑफ इनिशियल रेट से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल जाएगी, ठीक है। फॉर द केमिकल रिएक्शन A gives E, it is found that rate of reaction doubles when concentration of A is increased 4 times. The order in terms of A for the reaction is, तो देखो it is found that rate of reaction doubles when concentration of A is increased 4 times. concentration 4 गुना बढ़ाया तब जाके रेट दुगना हो गया। तो 4 की ऐसी कौन सी पावर है जिसका आंसर 2 आता है? ऑप्शन इज हाफ। नहीं समझ में आया तो हम अपने हमेशा की मेथड से जाएंगे। देखो R इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इतना होगा तो रेट समझो कितना है, R1। अब हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कितना किया है, 4 गुना बढ़ा दिया है, मतलब ए का वो 4a हो गया। इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 4x इंटू के इंटू ए टू द पावर x। लेकिन ये जो वैल्यू है बच्चों R1 की है, तो हमें क्या मिलेगा, 4 टू द पावर x टाइम्स R1। तो हमें R2 के लिए थ्योरेटिकल रिलेशन मिल गया। अब एक्सपेरिमेंटली हमने देखा है कि R2 बिकम्स 2 टाइम्स R1। R2 बिकम्स 2 टाइम्स R1, ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, थ्योरेटिकल है। R2 इज इक्वल टू 4 टू द पावर x टाइम्स R1, तो 4 टू द पावर x इज इक्वल टू 2 है। तो 4 की ऐसी कौन सी पावर है जिसका आंसर 2 है, इसलिए x इज इक्वल टू क्या आएगा रे, हाफ आएगा आंसर, ठीक है। इस तरह से हम ये सवाल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। The unit mole per liter per second is meant for the rate constant of the reaction having order 0। अभी घिसे पीटे सवाल है, आपको पता ही है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 67। थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा करते हैं, मतलब आपको पढ़ते आना चाहिए। For chemical reaction A gives B, the rate of reaction is 2 into 10 to the power minus 3 mole per dm cube per second है, when initial concentration is 0.05 mole per dm cube। तो जब कॉन्सेंट्रेशन 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 था तो रेट कितना था, 0.05 था। द रेट ऑफ सेम रिएक्शन इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड व्हेन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज 0.1, बराबर है। तो कॉन्सेंट्रेशन दुगना किया तो रेट कितना होगा भाई, 0.05 का 1.6 हो गया। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना, तो देख लेते हैं। तो जब कॉन्सेंट्रेशन 0.05 था, जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए 0.05 था, तब रेट R1 कितना था, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, बराबर है। कितना था, 1.6 इंटू 10 टू द पावर, सॉरी 1.6 नहीं, कितना है ये, देखो
तो व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज 0.05 देन रेट इज R1 कितना है 2 इंटू 10⁻⁻3। जब हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को 0.05 से 0.01 कर दिया, मतलब सॉरी 0.01 नहीं 0.1 कर दिया, ये मिटा देते हैं, मतलब कॉन्सेंट्रेशन 0.05 का 0.1 हो गया, मतलब दुगना हो गया, तो रेट कितना हो गया देखो, रेट हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻2। तो इनकी पावर को सेम करो, 16 इंटू 10⁻⁻3। तो देखो 2 का 16 हो गया, मतलब कितना हो गया, 8 गुना रेट बढ़ गया। कॉन्सेंट्रेशन दुगना करने से रेट 8 गुना बढ़ गया, कॉन्सेंट्रेशन दुगना करने से रेट 8 गुना बढ़ गया। तो 2 की ऐसी कौन सी पावर है जिसका आंसर 8 आता है, 3। इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी बच्चों, 3 होगी। तो व्हेन कॉन्सेंट्रेशन डबल्स रेट बिकम्स 8 टाइम्स, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 3। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं अब 68 नंबर का। 68 नंबर का देखो क्या है, फॉर द रिएक्शन ऑफ टाइप A plus B gives product, it is observed that doubling the concentration of A causes the reaction to be 4 times। A का कॉन्सेंट्रेशन डबल करने से रेट 4 गुना बढ़ गया, मतलब A का पावर क्या होना चाहिए बच्चों, जाहिर है कि 2 होना चाहिए। तो A का पावर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, क्लियर हो गया। बट डबलिंग द अमाउंट ऑफ B does not affect the rate, B का कॉन्सेंट्रेशन डबल करने से रेट पर कुछ असर नहीं पड़ा, मतलब B की पावर कितनी होनी चाहिए, 0। तो which one is the correct option, देखो this one will be the correct option। देखो the bromination of acetone that occurs in acid solution is represented by the equation CS3CO CH3 plus Br2 gives CS3CO CH2 Br plus H positive and plus Br। तो यहाँ पे Br नेगेटिव चाहिए रिएक्शन में, वैसे देखे जाए तो हमें वो कोई प्रॉब्लम नहीं है उस रिएक्शन से, जो भी है वो है, Br नेगेटिव लिख देते हैं। This kinetic data were obtained for given reaction concentration। तो देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसीटोन दिया है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br2 दिया है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन भी दिया हुआ है, बराबर है। तो कॉन्सेंट्रेशन हमें दिए हुए हैं अलग अलग कंडीशन पर। अब हम क्या करेंगे, 2 को कांस्टेंट रखेंगे और 1 का कॉन्सेंट्रेशन देखेंगे। पहले हमने ऑप्शन देख लिए, ऑप्शन में कौन है कौन नहीं देख लेते हैं। देखो 3 ऑप्शन में Br2 है और एक ही ऑप्शन में Br2 नहीं है, बराबर है। तो Br2 के हिसाब से पहले देख लेते हैं। अगर Br2 पे रेट डिपेंडेंट होगा तो फिर ऑप्शन ए, बी और डी में कोई भी हो सकता है, लेकिन रेट Br2 पे डिपेंडेंट नहीं होगा तो फिर आंसर क्या होगा, सी होगा। मतलब हमें रेट Br2 पर डिपेंड है कि नहीं ये सबसे पहले जांचना पड़ेगा, फिर आंसर आ सकता है। तो देखो हमने एसीटोन को कांस्टेंट रखा एंड H पॉजिटिव आयन के कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट रखा। कहाँ पे है कांस्टेंट, तो एसीटोन का भी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है यहाँ पे और H पॉजिटिव आयन का भी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है। तो एक्सपेरिमेंट 1 और 2 में H पॉजिटिव आयन एसीटोन का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है और Br2 का कॉन्सेंट्रेशन डबल करके देखा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br2 डबल होने के बावजूद भी रेट पर कुछ असर नहीं पड़ा, मतलब रेट लॉ में Br2 नहीं आना चाहिए। अब रेट लॉ में 1, 2 रेट लॉ में Br2 नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे ये अकेला एक एक्सप्रेशन है जहां पे रेट लॉ में Br2 नहीं है, तो ये क्या होगा, हमारा आंसर होगा, बराबर है। इस तरह से हमने आंसर निकाला। अब ऐसी प्रैक्टिस करेंगे तो हमें आगे वाले आएंगे। लास्ट देखते हैं अब 70 वाला। फॉर द रिएक्शन ट्वाइस NO2 प्लस F2 गिव्स अ ट्वाइस NO2F, फॉलोइंग मैकेनिज्म हैज बीन प्रोवाइडेड। NO2 प्लस F2 शो स्लो है, वो शो हो गया, वो एक्चुअली क्या चाहिए, स्लो चाहिए था, वो स्लो चाहिए था, मतलब स्लो स्टेप है। NO2 प्लस F गिव्स फास्ट NO2F, दस रेट एक्सप्रेशन ऑफ द अबव रिएक्शन। अब मैकेनिज्म दी हुई बच्चों, तो ये हर एक स्टेप क्या होगी, एलिमेंट्री होगी, और एलिमेंट्री रिएक्शन का रेट लॉ हमें डायरेक्ट मिलता है जस्ट बाय अप्लाइंग द लॉ ऑफ मास एक्शन। तो व्हाट इज R? R इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 टू द पावर 1 इंटू F2 टू द पावर 1, बराबर है। तो आंसर क्या आएगा, सेकंड बी। तो ये मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म की हर एक स्टेप एलिमेंट्री होती है, और एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए हमें रेट लॉ डायरेक्ट स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मिलता है, मतलब पावर्स और स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट हमेशा क्या रहते हैं, सेम। इसलिए NO2 की भी पावर 1 रहेगी एंड F2 की भी पावर क्या रहेगी, 1। तो आज हम बच्चों यहाँ पे रुक जाते हैं,